देश के फाइनेंस मिनिस्टर हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं। साल 2019 की अगर हम बात करें तो तब से लेकर अभी तक लगातार निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो आम बजट पेश करती आ रही हैं, लेकिन इस बार वो अंतरिम बजट पेश करेंगी। अब ये अंतरिम बजट क्या है, जिसे हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, और ऐसे तमाम टिपिकल टर्म्स हमारे लिए जार्गन से कॉमन मैन के लिए, जिसे हम सबको जानना चाहिए बजट आने से पहले, ताकि हम आसान तरीके से बजट को समझ सकें कि ये बजट भाई हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है। और आज की पॉडकास्ट जो है वो पूरी तरह इसी को डेडिकेटेड है, बजट को ही डेडिकेटेड है। ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैं मानसी हूँ आपके साथ, लेकर के ए टू जेड बजट की ग्लॉसरी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको बताने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो पिछले 20 सालों से हर साल बजट को एनालाइज करते हैं, जर्नलिस्ट, लेजेंडरी जर्नलिस्ट हमारे साथ में हैं मनीष कुमार जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू मानसी फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले जो हम टर्म लेना चाहेंगे वो यही जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया कि भाई इस बार ये जो बजट है ये अंतरिम बजट होने वाला है, इंटरिम बजट होने वाला है। और बहुत सारे लोग जो इसके बारे में नहीं जानते आखिर ये इंटरिम बजट का क्या मतलब है, इस बार ये अलग कैसे होगा। सबसे पहले यही बताएं, व्हाट इज इंटरिम बजट। देखिए, अंतरिम बजट और या कहें इसको वोट ऑन अकाउंट जी, अगर आर्थिक टर्म्स में देखें तो इसको वोट ऑन अकाउंट ही कहा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको बजट का एक छोटा स्वरूप है इसलिए उसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट इसलिए कि क्योंकि हम लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हाँ। और लोकसभा चुनाव जो होगा, जो वित्तीय वर्ष जो हमारा शुरू होता है वो 1 अप्रैल से जी। और 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो नई सरकार का गठन जो है वो मई के एंड में होगा। अब सवाल उठता है कि नई सरकार का गठन होगा, आचार संहिता देश में लागू हो चुका होगा, तो सरकारी खर्च, सरकारी कर्मचारियों को वेतन, हमारे जो आधारभूत ढांचे पे जो खर्च होना है वो, डिफेंस फोर्सेस के लिए मॉडर्नाइजेशन पे जो खर्च है, इन तमाम बातों पे खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। हाँ। कोई भी सरकार पैसा मानसिक खर्च करती है तो वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इंडिया है जी, वहां से संसद से मंजूरी लेकर वो पैसा खर्च किया जाता है। तो इन 4 महीनों के लिए, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, नई सरकार का गठन हमें उम्मीद है कि मई के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगी, जो कि शपथ ग्रहण हो जाएगा। और नई सरकार के पास 1 महीने का वक्त होगा, पूरे जून के महीने का, कि वो अलग अलग स्टेक होल्डरों से बातचीत करके और जुलाई के फर्स्ट वीक में वो फुल बजट पेश करेगी जी। और उसके बाद जब फुल बजट पेश हो जाएगा संसद में, मानसून सत्र होगा वो, और उसमें जब बजट पेश हो जाएगा, बजट को, फाइनेंस बिल को पारित कराना होगा संसद से। उसके बाद जो नया जो फिस्कल, ये जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए जो भी सरकार घोषणाएं करेंगी वो लागू हो जाएगा। तो इन 4 महीनों के लिए, टिल अप्रैल से जुलाई के बीच जो सरकारी खर्च है, उसके लिए वोट ऑन अकाउंट के जरिए सरकार संसद से मंजूरी लेगी अभी कि सरकारी खर्च पे जो होने वाला है उस पैसे का प्रावधान किया जा सके। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उन पैसों को लेने के लिए वोट ऑन अकाउंट के जरिए जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी, वही अंतरिम बजट है। लेकिन अंतरिम बजट ये तो वोट ऑन अकाउंट है। हाँ। इसमें कुछ बहुत ज्यादा हम पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं करते हैं, ऐसा ट्रेडिशन देखा गया है। लेकिन पिछले कुछ बजट में 2-3 जो अंतरिम बजट आई है इस देश में, जिन सरकारों ने पेश किया है, मानसी, सबसे बड़ी बात है पीएम किसान सम्मान योजना 2019 के अंतरिम बजट में इसे लाया गया था। और चुनाव से पहले मोदी सरकार ने, क्योंकि 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपए छोटे किसानों को दिया जाता है, हाँ। तो एक साथ 4,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था पीएम किसान सम्मान योजना के तहत, चुनाव से ठीक पहले। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जो सैलरी क्लास, जो पेंशनर्स अपने जो डिडक्शन, मतलब जो कटौती क्लेम कर सकते हैं, महंगाई के मद में हो चाहे अपने बच्चों के एजुकेशन के मद में हो, जो पहले ये प्रावधान था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। सीधे 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो सरकार ने प्रावधान किया था, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। तो ये 2 प्रमुख अनाउंसमेंट थे जो कि 2019 के अंतिम बजट में देखने को मिले थे। ये हमें कतई नहीं भूल करना चाहिए कि ये वोट ऑन अकाउंट है, अंतरिम बजट है, चुनाव में जाना है, आम जनता मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें पाल कर बैठी हुई है। तो यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं एक और टर्म जो हम जानेंगे, और वो है टैक्स डिडक्शन।
टैक्स की बात हर मिडिल क्लास इंसान के दिल के बेहद करीब होती है। अब बजट में टैक्सेस को हम समझें उससे पहले हम चाहेंगे अगर आप हमें ये समझाएं टैक्स डिडक्शन क्या है। देखिए, टैक्स डिडक्शन होता है क्या है कि आपकी मान लीजिए जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी अगर मान लीजिए कि 7 लाख रुपए है या 6 लाख रुपए है, और सरकार ये प्रावधान देती है कि पहले होता था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, इन और या महंगाई का बोझ कॉमन मैन पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा, तो सरकार ने ये प्रावधान किया कि आप सीधे 50,000 रुपया एक कंपोनेंट है वो आप अपने सैलरी में से कटौती लेकर डिडक्ट करके और फिर आप वो इनकम को क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती। हर सैलरीड क्लास और पेंशन धारक जो है सीधा 50,000 रुपये अपने वेतन से वो डिडक्ट कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार ने ये सुविधा हर टैक्स पेयर को दे रखा है। तो आप जैसे ही इसमें प्रावधान है कि 50,000 रुपये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करेंगे और आपकी जो भी इनकम हो उसमें से ये हिस्सा हट जाएगा। उसके बाद जो है आपका इन टैक्सेबल टैक्स कैलकुलेशन उस पर कैलकुलेट होता है। तो ये फायदा जो राहत जो है महंगाई के मद्देनजर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस के मद पे ये जो है सरकार ये प्रावधान किया गया है। आपको वित्त मंत्री जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली उन्होंने इसको रीइंट्रोड्यूस किया था। मोदी सरकार ने अंतिम बजट में इस प्रावधान के तहत 40,000 से रकम 50,000 रुपये कर दिया। अब ये चर्चा हो रही है कि निर्मला सीतारमन इस स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि महंगाई का बोझ बहुत लोगों हैं, इसको रकम बढ़ा सकते हैं। अंतरिम बजट में 75,000 रुपये तक किया जा सकता है। अब होगा क्या वो तो हम आगे देखेंगे ही 1 फरवरी को। वेल, दूसरे टर्म पर आते हैं, रिबेट। रिबेट मानसी क्या है कि आप इस तरीके से समझिए कि 2.5 लाख तक जिनका वेतन है उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में 5% टैक्स स्लैब है। अब सरकार ने क्या प्रावधान किया हुआ है कि अगर किसी का वेतन 5 लाख रुपए से कम है तो जो 5% स्लैब रेट के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स बनता है। सरकार ने ये प्रावधान किया हुआ है कि जिस भी टैक्स पेयर की आय 5 लाख रुपए से कम है, ये जो 12,500 रुपए तक जो टैक्स बनता है वो सरकार रिबेट देती है। यानी उस टैक्स पेयर को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जैसे न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप देखें 3 लाख तक तो इनकम टैक्स छूट है, 3 लाख तक जिसका वेतन है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 लाख से 7 लाख तक का जो ब्रैकेट है, क्योंकि आपको याद है कि पिछले बजट में अनाउंसमेंट हुआ था न्यू टैक्स रिजीम में कि जिसका वेतन 7 लाख तक है उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 3 लाख से 7 लाख के बीच 25,000 रुपए टैक्स बनता है, वो सरकार रिबेट के तहत आपको माफ कर देती है। उस टैक्स पेयर्स को टैक्स तो है उसमें, अगर जैसे ही 7 लाख से ऊपर आपका टैक्स इनकम गया आपको टैक्स देना होगा। लेकिन 3 लाख से 7 लाख के बीच में जिसका भी इनकम होगा उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। वो 25,000 रुपए न्यू रिजीम के तहत सरकार माफ कर देती है। तो ये रिबेट दिया जाता है इस तरीके से। पुराने टैक्स रिजीम में 12,500 टैक्स और नए रिजीम में 25,000 रुपए का रिबेट मिलता है। यानी कि एक रिबेट के टर्म में हमने न्यू टैक्स रिजीम भी पता किया और ओल्ड टैक्स रिजीम में और कुछ ऐड करना बाकी है। नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जिनका 5 लाख तक टैक्सेबल इनकम है, मतलब जिनकी आय होती है उन पे 12,500 रुपए तक टैक्स बनता है, वो सरकार रिबेट उस पे देती है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 लाख से अगर जैसे ही आय ऊपर गया फिर वो उस पे 5 लाख के बाद सीधे 20% टैक्स बनता है, उस ब्रैकेट में वो आ जाता है। फिर वो 12,500 का रिबेट जो है उसको नहीं मिलता है। सो यानी रिबेट, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये तो हमने जाना। अब जानते हैं सरचार्ज ऑन टैक्स का क्या मतलब है। देखिए, सरचार्ज ऑन टैक्स में क्या होता है कि जिसकी जो भी टैक्स अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख रुपए से अगर ऊपर चली जाती है तो इस पे जो भी टैक्स बनता है उस पे 10% सरचार्ज जो है टैक्स पेयर को देना होता है। मान लीजिए कि 50 लाख से ऊपर किसी व्यक्ति का अगर सभी डिडक्शन को वो क्लेम करने के बाद जो है उसका अगर 50 लाख रुपए अगर टैक्सेबल इनकम बनता है उस पर जितना टैक्स बनता है उस पर उसको 3% के हिसाब से सरचार्ज देना होगा। मतलब टैक्स के अलावा टैक्स पे टैक्स, इसको आप ये कहिए टैक्स पे टैक्स। सरचार्ज जो सरकार वसूलती है उस क्योंकि आपकी आय ज़्यादा है, आप जनरल जो टैक्स पेयर्स हैं
जो छोटे टैक्स पर जिनकी कम आय है उनसे आप ऊपर हैं, आप ये समझ लीजिए सुपर रिच के कैटेगरी में आप आ गए। ज्यादा अमीर होना भी अच्छी बात नहीं है, तो यानी आप अलग अलग आप देखते होंगे कि अलग अलग क्वार्टर से ये मांग उठती है कि जो अमीर हैं उन पे आप ज्यादा टैक्स लगाइए। तो जो 50 लाख, बहुत कम देश में लोग हैं जिनकी आय जो है वो 50 लाख इतनी ज्यादा है, तो उनसे सरकार ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए 10% सरचार्ज उनके टैक्स पे टैक्स वसूलती है। जो टैक्स वो दे रहे हैं उस पे 10% सरचार्ज है। ओके, अगले टर्म पर आते हैं, सेस ऑन टैक्स। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानसी। आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगी, हम भी करते हैं जी। और जो सेस वसूला जाता है और जो पैसा इससे कलेक्ट करती है सरकार, सेस अगर आप समझाएं ये सेस है क्या? देखिए, सेस जो है, आप इस तरीके से, जैसे आपने सरचार्ज कहा, तो ये सेस है एक राष्ट्र, आप जो इनकम टैक्स आप पे बना, जो भी आपका टैक्स बनता है, जितना देनदारी है, उस पे सरकार एक सेस लगाती है। सेस लगाती है मतलब आप इसको भी टैक्स पे टैक्स, आप इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन ये सेस के फॉर्मूला में सेस जो सरकार कलेक्ट करती है वो कंपोनेंट राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। अच्छा, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स, अगर जीएसटी में भी अगर ये प्रावधान है कि किसी भी अगर मान लीजिए सिन गुड्स हो गया, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो गई, उस पर अगर सरकार जीएसटी जो वसूलती है 28% के दर से, उस पर सेस लगता है, और जो सेस होता है वो सरकार शेयर नहीं करती है राज्यों के साथ, वो सिर्फ सेंटर पे ही, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मतलब जेब में जाएगा। और सेस भी लग्जरी पे ही लगता है? नहीं, ये वो तो जीएसटी की कंपोनेंट मैंने बात किया, ये तो इनकम टैक्स पे जो सेस लग रहा, ये जो 4% हेल्थ आप और एजुकेशन सेस है, ये देश के स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए, और आप शिक्षा, जो हमारा शिक्षा का जो देने का जो आधारभूत ढांचा है, उसकी मजबूती के लिए सरकार ये सेस लगाती है। और ये जो भी इनकम टैक्स आपका, अगर मान लीजिए कि 10,000 अगर इनकम टैक्स बनता है, आपको सरकार को देना है, उस पर 4%, यानी कि आपको 400 रुपये जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को सेस के रूप में। तो 10,400 रुपये जो है सरकार आपको लेती है। तो ये सेस ऑन टैक्स है जो कि हर टैक्स पेयर को देना होता है, 4% एजुकेशन और हेल्थ के मद में। अब हम आते हैं टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, तो देखिए, टैक्स डिडक्शन अब जो सोर्स है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, आपके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा, हर क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टरली ये कहें कि 3 महीने में आपको 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को हर कंपनी चाहे जो भी है वो बाध्य होती है कि वो सरकार को आपके वेतन से काटकर जो आप पे जो टैक्स बन रहा है, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, तो वो टैक्स काटकर सरकार के पास वो जमा, इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराया जाता है। इन पर्टिकुलर तारीखों में हमें वहां तक पहुंचाया जाता है। तो वो टीडीएस काटा जाता है, और इसके जरिए जो है सरकार के पास जो है पैसे एडवांस में पहुंच रहे होते हैं। इसको एक एडवांस टैक्स का भी वो कहा जाता है। तो आप टीडीएस जो है वो ऐसा नहीं कि केवल वहीं पे लगता है, बल्कि टीडीएस आपको बैंक में जो डिपॉजिट है उस पे भी आप देखते हैं कि उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है, उस पे टीडीएस काट करके जो बैंक आपको वो इंटरेस्ट रेट देती है, भले ही बाद में वो उसको आप क्लेम कर लें, ठीक है। चाहे जहाँ भी टीडीएस कटता है वहाँ पे आप कटौती जो है, आप रिटर्न फाइल करते समय उस समय क्लियर आप देखिएगा कि जिस समय रिटर्न आप फाइल कर रहे होते हैं, आपने जो भी टीडीएस मतलब आपका जो काटा गया है वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। आपने इस वर्ष में इतना टैक्स दिया है, और जो अगर आप पे टैक्स बनता है तो उस रिटर्न फाइल करते समय आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। अगर टैक्स नहीं बनता है तो फिर आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि टीडीएस जो है आपको आपके वेतन में, आपके वेतन आते हैं जो भी हर महीने मिलते हैं, वो जो काट लिया जाता है पैसा टैक्स के रूप में, वो टीडीएस ही है। ओके, जो अपने आप ही वो लोग काट लेते हैं, काट के देते हैं। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है मानसी। हर टैक्स पेयर, क्योंकि टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति चाहता है, और ये इसलिए भी प्रावधान लाया गया था कि इसके जरिए लोग सेविंग कर सके। आपको ये मानना होगा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा सेविंग करने वाले देशों में गिना जाता है। पहले तो हम और ज़्यादा सेविंग किया करते थे, लेकिन अब जो कुछ डेटा है उसमें ये बता रहा है कि सेविंग रेट हमारी घटी है। अच्छा। लेकिन फिर भी भारत बहुत ज़्यादा लोग सेविंग करते हैं, चाहे वो बीमा में खरीद कर,
LIC जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एफडीज, टैक्स सेविंग एफडीज, इसके बाद PPF, आप देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, ये सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। NPS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पैसा कोई भी टैक्स सेविंग फंड में पैसा डालते हैं, अगर आपका इनकम सालाना 10 लाख रुपए है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में ये प्रावधान सरकार ने किया हुआ है कि हर साल अगर ATC के तहत, ये सभी ATC के तहत आते हैं, इनकम टैक्स के धारा के, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख तक हर साल, तो वो आप डिडक्शन सरकार से क्लेम, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो 1.5 लाख की छूट आपको मिल गई। आपको 10 लाख इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है, 10 लाख में से सीधे 8.5 लाख और 50,000 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लें तो आपका हुआ 8 लाख। इनकम टैक्स की ऑलरेडी छूट 2.5 लाख का डिडक्शन मिल रहा है, तो आप घटा ले 5.5 लाख, तो 5.5 लाख पे आपको जो है वो टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए टैक्स भी बचाते हैं और आप बचत भी करते हैं, और सरकार ये प्रेरित करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसकी ये कहकर आलोचना की जाती है, क्योंकि उसमें टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो इसलिए ये आलोचना की जाती है सरकार की कि आप टैक्स सेविंग के लिए लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं। तो पुराने ओल्ड टैक्स रिजीम में तो इन स्कीमों में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं, नए टैक्स रिजीम में आप निवेश करके टैक्स नहीं बचा सकते हैं। ओह, ये भी है। अब हम आपसे बात करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। तो देखिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी, ये तमाम चीजें हुई। 2021 की बात है, सरकार में भारी चिंता थी कि क्रिप्टो में कहाँ से पैसा आ रहा। प्रधानमंत्री ने भी इस पे एक बैठक की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2022-23 फिस्कल ईयर, यानी 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हम बिटकॉइन पे 30% टैक्स लगाएंगे। जो भी उससे लोग जो इनकम उनको हो रहा है, जो भी कैपिटल बन रहा है, उस पर हम 30% टैक्स वसूलेंगे। 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो गया। ठीक है। अब हुआ क्या कि और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ, लेकिन जो लोग, कई लोग ऐसे थे जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे थे, उनका पता लगाना सरकार के लिए संभव नहीं था। तो सरकार ने ये किया 1 जुलाई 2022 से कि हर क्रिप्टो के ट्रेडिंग पर जो है, मतलब आप अगर खरीदे तो भी, चाहे बेचे तो भी, उस पर TDS का प्रावधान कर दिया गया कि सरकार पता लगा सके कि कौन कौन लोग देश में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, आप इसको डिजिटल करेंसी कह लीजिए, बिटकॉइन कह लीजिए, इथेरियम कर लीजिए, ये तमाम चीज़ों पे सरकार जो टैक्स लगाती है, तो ये सब तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब डिजिटल करेंसी में जो भी लोग निवेश कर रहे हैं, वो सरकार की आंखों से बच नहीं सकते, उनको टैक्स जो है उनकी उस कमाई पर देना ही पड़ेगा, जो कि पहले लोग स्किप कर रहे थे, बच जा रहे थे। अब एक और टर्म जो बड़ा कॉमन है लेकिन लोग हमेशा भूल भी जाते हैं, और उन्हें याद दिलाने का फर्ज आ चुका है, जो कि बजट आने वाला है। फिस्कल ईयर इज द नेक्स्ट टर्म, जो आप बताएं। देखिए, हमारे देश में जो फिस्कल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है जी, और 31 मार्च अगले साल का। जैसे इस साल जो नया फिस्कल ईयर हमारा जो शुरू होने जा रहा है, या मौजूदा जो चल रहा है, वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का फिस्कल ईयर है। ठीक है। कई जो पश्चिम के देश हैं, वहाँ पे फिस्कल ईयर नहीं होता, वहाँ पे जो कैलेंडर ईयर होता है। अगर 2024 जो है, वहाँ पे कैलेंडर ईयर वही उनका, आप समझ लीजिए कि फिस्कल ईयर है। ओके। लेकिन हमारे यहाँ फिस्कल ईयर 1 मार्च से शुरू होता है। फिस्कल से हम क्या समझें? फिस्कल मतलब आप इसको फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हर सरकार का जो चाहे जो भी खर्च है, एक सरकार लक्ष्य तय करती है कि इस साल में हमें ये करना है। तो फिस्कल मीन्स कि आप इसको आप फाइनेंशियल ईयर के तौर पे फिस्कल ईयर इसको हम यूज करते हैं, और इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो विकसित देशों में तो कैलेंडर ईयर को ही फिस्कल ईयर के तौर पे देखा जाता है। हमारे देश में अप्रैल से शुरू होता है, और जो मार्च तक इसको फिस्कल ईयर कहा जाता है। तो हमारा नया फिस्कल ईयर जो है 1 मार्च 2024 से शुरू होगा, जो कि 31 मार्च 2025 तक होगा।
इन्फ्लेशन, ये भी हमारी जिंदगी में कभी ना कभी बीच बीच में आता ही रहता है। सबसे कठिन टर्म है ये। यस एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा लोग देश में उसी से परेशान हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की घटती है। जब हम ये कहते हैं कि महंगाई दर में कमी आई, तो हम सभी यही बात करते हैं महंगाई से राहत नहीं मिलती। महंगाई तो हर साल कमोबेश बढ़ रही होती है, एक जिस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ना है। कभी वो डबल डिजिट में बढ़ती है, लेकिन कभी वो केवल 4% के दर से बढ़ती है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, हर साल बढ़ रही है, तो महंगाई से किसी को राहत नहीं मिलती। लेकिन ये है कि महंगाई एक लार्जर टर्म है, एक बड़ा टर्म है। और इस वक्त जो है लगभग 5.5% के आसपास महंगाई दर हमारा जो लास्ट जो आया था डेटा, वो दिसंबर महीने का। तो ये मापने का एक तरीका है। लेकिन इन्फ्लेशन का बजट में कंसिडरेशन इस हिसाब से आप देखें कि सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि लोगों पे महंगाई का बोझ कम से कम पड़े। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री ध्यान रखेंगी। लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ देखने को मिला है महंगाई का, तो वो कंसिडर करेंगे कि कैसे महंगाई का बोझ कम किया जा सके। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज वो बनाएंगी। अब हम आते हैं अपने अगले टर्म पर, डिसइन्वेस्टमेंट जो है किसी भी सरकार जो भी पिछले 2 दशकों से 4-2.5 दशकों से जो भी सरकार रही है केंद्र में, शुरुआत के दौर में तो ये बहुत ही विवादित मुद्दा था। अच्छा। विपक्ष के दल काफी इसका विरोध किया था। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स की जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेचती है, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश हिंदी में उसको कहते हैं। ओके। अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आप एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा समझें। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, अगर कंपनी है, चाहे किसी और भी, अगर मान लीजिए सेल हो गया, चाहे भेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सभी सरकारी कंपनियां हैं। अब सरकार हर साल लक्ष्य ये तय करती है कि हम अपनी इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेच के उस पैसे को जुटाएंगे। जो पैसे सरकार अपनी हिस्सेदारी, क्योंकि जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 2 तरीके से, लेकिन अब ज़्यादातर किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टिंग कराकर उसकी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उन कंपनियों का आईपीओ आता है, उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाता है। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है छोटे छोटे निवेशकों के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में। और जो पैसा सरकार को मिलता है, सरकार दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में जो है उस पैसे को खर्च करती है। क्योंकि भारत सरकार की हर कंपनी इतनी रिच है और इतने वेल मैनेज होके, वो ज्यादातर कंपनियां बहुत अच्छे तरीके, कुछ तो घाटे में है लेकिन बहुत ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनका फिस्कल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो आप देखिए हाल के 1 वर्षों में आपने सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी सरकारी कंपनियों ने रिटर्न दिया उतना किसी कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है। तो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है मार्केट में, इसको डिसइन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट जो है करके सरकार पैसे जुटाकर दूसरे कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार की हैं उसमें उन पैसों को खर्च करती है। अगला टर्म इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। मतलब इसको आप समझिए कि पूंजीगत खर्च, मतलब जो हमारे आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, इन तमाम, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सबसे बड़ा सोर्स है। तो आप समझिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले साल बहुत बड़ा था। सरकार ने 10 लाख करोड़ का प्रावधान पिछले साल किया था और लगातार हर वर्ष बढ़ रहा। आप ये समझिए कि कोविड के बाद जो इकोनॉमी में जो एक डाउनफॉल देखा गया, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अच्छा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी, कहीं ना कहीं वो उस मामले में जूझ रहे थे। लेकिन सरकार ने इकोनॉमी को में पेस लाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद ज़्यादा करना शुरू किया। तो पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था। और इसके तहत क्या क्या होता है? इसके तहत रेलवे लाइनें का दोहरीकरण, डबल लाइन, ठीक है। वंदे भारत आप सुन रहे हैं कि नए वंदे भारत चलाई जा रही है। बिल्कुल, सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक जितनी भी रेलवे लाइनें हैं उसका सभी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत। फिर आप नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री, उनके कार्यों की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है।
तो ग्रामीण सड़क हो चाहे हाईवेज हो गए बनाने के लिए, चाहे 4 लेन हो 8 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो गया, फ्लाईओवर्स हो गए, तो सरकार जो है एनएच जो जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसका अगर कोई 2 लेन का है तो उसको 4 लेन 8 लेन हमारे सामने कई आसपास हमारे इर्द गिर्द डेवलप करके दिख रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार प्रावधान करती है। जिस हेल्थ के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है, उसके लिए अलग से बजट होता है, वो इसमें नहीं आता। हाँ। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें इसके लिए प्रावधान किया जाता है कि सरकार देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत किया सके, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की तहत सरकार पैसे का प्रावधान करती है। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में रेलवेज और आपने कहा सड़क ये सबसे बड़े 2 जो हैं हमारे इवन पावर भी है, पावर भी हो गया, लेकिन पावर इन दिनों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो पावर में जो कंपनियां एनटीपीसी हो गई, ये लोग खुद जो है अपने दम पर जो है, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इक्विप है, तो वो इन्वेस्टमेंट करती है। सरकार अब नहीं करती है, पहले किया करती थी, लेकिन अब सरकार का मुख्य फोकस जो है हमारे पोर्ट्स भी इसमें आप शामिल कर लें, पोर्ट्स हो गया, इवन एयरपोर्ट्स भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और रेलवेज और हाईवेज ये प्रमुख है, ये प्रमुख रहता है। अगला टर्म इज कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी, इसको दूसरे शब्दों में हम इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। और विदेशों से जो भी वस्तु हम मंगा रहे होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो गया, चाहे वो रॉ डायमंड हुआ, उसको भले हम पॉलिश करके काट के फिर हम उसको दोबारा डायमंड ज्वेलरी सेल करते हैं, चाहे हम भारत सबसे ज़्यादा दालों का इंपोर्ट करता है, हालांकि फिलहाल उस पर इम्पोर्ट मसाले और फिर आपको खाने का तेल, और इसके अलावा कई सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, रॉ मतलब मशीनरी हो गया, इवन केमिकल्स हो गया, कुछ भारत इंपोर्ट करता है। तो जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, इंपोर्ट जब करते हैं तो उस पर सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है। कस्टम ड्यूटी एक तो सरकार जो टैक्स वसूल रही है, साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी प्रोटेक्शन के लिए, जब हम आत्मनिर्भर की बात, भारत की बात करते हैं, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके सेफगार्ड के लिए सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है कि बाहर का इंपोर्ट इतना सस्ता ना हो कि हमारे डोमेस्टिक घर में जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वो बर्बाद हो जाए। तो सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है, और उससे जो सरकार का रेवेन्यू आता है, एक बड़ा सोर्स है सरकार के रेवेन्यू का कस्टम ड्यूटी, और इनडायरेक्ट टैक्स का ये पार्ट है। तो कस्टम ड्यूटी जो भी बाहर से विदेशों से चीज़ें इंपोर्ट होकर आ रही होती हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसी के साथ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी तो देखिए, पहले तो जब तक जीएसटी नहीं आया था, एक्साइज ड्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ करता था, लेकिन क्योंकि जीएसटी अब आ गया, ज़्यादातर चीज़ों पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, लेकिन अभी भी एक्साइज ड्यूटी जैसे पेट्रोल डीजल पे अभी भी वो आपको एक्साइज ड्यूटी ही उस पे लगता है। और इसके लगने का क्या मतलब समझेगा? जो भी सरकार रेवेन्यू, अगर मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल रिफाइनरी गेट से जैसे ही आपको क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल तैयार किया जाता है, जैसे ही वो रिफाइनरी से निकल रहा होता है, तो केंद्र सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ठीक है। राज्य सरकार उस पर वैट लगाती है। अगर मान लीजिए दिल्ली में अगर इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है पानीपत में, वहां से चला तो सरकार वहां एक्साइज ड्यूटी लगाती है। दिल्ली में बिक रहा तो दिल्ली सरकार उस पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगाती है। तो एक्साइज ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू एक्साइज, क्योंकि पेट्रोल डीजल आप समझिए कि देश उसी से गति मिल रही है देश को। तो पेट्रोल डीजल पे, एटीएफ पे, एयर टर्बाइन जो फ्यूल हो गया, इस पे सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो पहले तो, और बाकी चीज़ें तो अब जीएसटी में चला गया है, अब उस पर जीएसटी चलता है। तो पहले जब तक जीएसटी नहीं लागू हुआ था तब तक एक्साइज ड्यूटी एक बहुत प्रमुख कंपोनेंट होता था। जो हम कहते हैं ना कि ये सामान सस्ता हुआ, महंगा हुआ, एक्साइज ड्यूटी अगर घट गया तो सस्ता हो गया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया तो महंगा हो गया। लेकिन अब तो पेट्रोल डीजल अब वो बजट का बहुत ज़्यादा पार्ट रह नहीं गया, और वो उसकी तो सरकार कभी भी समीक्षा कर सकती है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल एटीएफ पे लगता है, बाकी चीज़ें जीएसटी में अब चला गया। जी, सो ये तो थी हमारी A to Z ग्लॉसरी बजट से पहले बजट को समझने की, ताकि जब बजट आएगा 1 फरवरी को हम आसानी से समझ पाए कि एक्चुअली
हमारे लिए इस बार क्या कुछ बजट लेकर के आने वाला है। और बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये इस बार इंटरिम बजट होने वाला है। और अगर भूल गए कि इंटरिम बजट क्या है तो फिर से रिवाइंड करिए इस वीडियो को, स्टार्टिंग में जाइए और जानिए क्या है इंटरिम बजट। शेयर कीजिए विद ऑल द नियर एंड डियर वंस जिनको आप अच्छे से बताना चाहते हैं कि बजट आखिर क्या है। For more videos like this, please watch to ABP Live podcast.